हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल tut.com में, जहां पर आज हम लोग पार्ट 2 ऑफ योर सेकंड चैप्टर ऑफ मोशन फिजिक्स दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेके आ रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी सेशन पे अवेलेबल, चैनल पे अवेलेबल है। अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन विजिबल है, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और आपको चैनल का जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी और प्लेलिस्ट में सारे जो हमारे फिजिक्स के सेशन है वो सीरीज में अवेलेबल है। आप वहां से भी देख सकते हो या फिर सेकंड आई बटन विजिबल होगा जहां के थ्रू आप डायरेक्ट पार्ट 1 में रीडायरेक्ट हो जाओगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। उसमें हम लोग सिर्फ आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। रीजन बीइंग ये चैप्टर बहुत छोटा है, अगर जब मैं जल्दी जल्दी भगाऊंगा तो एक लेक्चर या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट आई डिडंट वांट। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे ताकि आपको सब कुछ अल्ट्रा क्लियर होता रहे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के वर्ड नेम गिवन हमारे चैप्टर में, गैलीलियो एंड न्यूटन। सो कहीं ना कहीं ये लॉज ऑफ मोशन तो बेसिकली न्यूटन ने प्रपोज किए थे, बट किसकी अंडरस्टैंडिंग पे किए थे, किसकी स्टडीज के बेसिस पे किए थे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ गैलीलियो। तो 2 साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डील करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैलीलियो के बारे में, क्या इन्होंने किया। This is the first scientist and another one is Newton. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे न्यूटन ने किस बेसिस पे इन लॉस को डिफाइन किया था या फिर प्रपोज किया था। तो गैलीलियो क्या है, गैलीलियो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या पाया गया, इन अ फ्रिक्शनलेस स्लोप टेबल या फिर कोई भी आप कह सकते हो, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया कि नोटिस किया अगर जो किसी बॉल को एक इंक्लाइंड प्लेन से ड्रॉप करते हैं, यहां से बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो वो यहां से जाने के बाद यहां पर आके रुक जाती है ना। दिस इज व्हाट हम नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम किसी बॉल को ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे आने के बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आपका एक फोर्स लग रहा है जो कि अपोज करता है मोशन को। नाम बता सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फोर्स था जो कि अपोज कर रहा था, बट उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट किया, ऐसी सिचुएशंस बनाई जहां पे उन्होंने फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया एक समय के लिए। हाउएवर ये पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 इंक्लाइंड स्लोप्स लिए एट सर्टेन एंगल। सबसे पहले तो उन्होंने जो इंक्लिनेशन लिया वो सेम एंगल पे लिया, मतलब उन्होंने सपोज एक ऐसा इंक्लिनेशन प्लेन लिया जो कि कुछ एंगल पे बेंड है यहां से, एंड अनदर इंक्लाइंड प्लेन जो कि उसके अपोजिट है बट सेम एंगल पे है। ठीक है, जो एंगल है सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स ही रहेगा आपका एंगल। सो ऐसा उन्होंने एक सेटअप किया गैलीलियो जी ने, एंड ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है पूरा सेटअप, फ्रिक्शनलेस सेटअप। क्या है ये, फ्रिक्शनलेस सेटअप है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। सो बेसिकली जब उन्होंने यहाँ से एक किसी बॉल को या स्पेरिकल सब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो उन्होंने पाया जितने फोर्स से उन्होंने बेसिकली फोर्स ही लगाया तभी उन्होंने थ्रो किया, तो जितनी हाइट यहाँ से ये यहाँ पे आने में टाइम लगा उतना ही टाइम या फिर उतनी ही हाइट उसने यहाँ से यहाँ भी अटेन करी। मतलब यहाँ से एक चीज पता चलती है, एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी की कंजर्वेशन देखी गई कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्टर्ब। जितनी एनर्जी यहाँ पे थी उतनी ही यहाँ पे भी रिस्टोर हो गई। जितनी बॉल यहाँ से नीचे जाने में टाइम लगा, जितनी बॉल यहाँ से नीचे गई उतनी बॉल यहाँ से ऊपर भी पाई गई। मतलब अगर ये हाइट 10 सेंटीमीटर से बॉल नीचे थ्रो की गई तो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो बॉल 10 सेंटीमीटर अगेन ऊपर गई। अगेन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्लाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब उन्होंने एंगल चेंज कर दिया। लेट अस से ये एंगल आपका y बना। इसका उन्होंने नोटिस किया कि अगेन जो बॉल है इंक्लिनेशन चाहे आपने ज्यादा बढ़ा दिया बट बॉल अपनी हाइट उतनी अटेन कर रही है। हमेशा बॉल अपनी हाइट को अटेन करने के लिए थोड़ी सी ऊपर चले गई, मतलब एनर्जी को लॉस्ट नहीं होने दिया, एनर्जी कंजर्व रही यहाँ पे भी। अगेन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्लोप और स्लांट किया। लेट अस से ये z हो गया आपका। अगेन बॉल ऊपर गई। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने क्या किया, स्लोप को बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दिया। आई होप सो परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता होगा। उन्होंने क्या किया, 90 डिग्री बना दिया बिल्कुल। ठीक है, 90 डिग्री पे ले आए एंड अगेन दे ऑब्जर्व कि बॉल ने अपनी हाइट उतनी अटेन करी जितनी उसको एनर्जी दी गई थी, उतनी उसने एनर्जी लेके मैक्सिमम हाइट अटेन करी ताकि यहाँ पे 2 चीजें कंजर्व्ड रहे। क्या कंजर्व्ड रहे,
एनर्जी कंजर्व्ड रहे। तो बेसिकली गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने देखा कि जो एक बॉडी अगर फ्रिक्शनलेस टेबल से नीचे गिरी जाए या फिर फ्रिक्शनलेस सेटअप में उस चीज को मूव करवाया जाए तो वो कंटिन्यू टू मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, वो अपने मोशन को कंप्लीट करती है जितना मोशन आपने प्रोवाइड किया। सो यहां से एक चीज कंक्लूड होती है दैट इन अ फ्रिक्शनलेस सेटअप या फिर बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इट्स, सिंपल लाइन लिखते हैं, अ बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन in its state until or unless any external force is applied। और एक और चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है यहाँ पे, अगर जब एनसीईआरटी रीड करोगे कि यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, जब इस सेटअप को किया गया तो गैलीलियो ने एक चीज ध्यान रखी गई कि जो अनबैलेंस फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्सेस है ही नहीं, बैलेंस फोर्सेस अप्लाई हो रही है। अनबैलेंस कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली इनका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स से, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। और जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो बॉडी अपनी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी जिस भी स्टेट में है। अगर जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर जो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखा न्यूटन जी ने, स्टडी किया एंड न्यूटन जी ने इसके विषय में 3 लॉ निकाल दिए। ठीक है, तो बेसिकली दिमाग किनका था, गैलीलियो का। यूज किसने कर लिया, न्यूटन ने, और नाम किसका होगा, न्यूटन का हो गया। हाउएवर गैलीलियो को भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं बट इतना नहीं करते जितना न्यूटन जी फेमस है ना। एक तो इनकी एप्पल की स्टोरी, आपको बहुत पसंदीदा स्टोरी, आपकी फेवरेट स्टोरी, तो वहीं न्यूटन ने गैलीलियो की स्टडी यूज करी टू प्रपोज दीज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी सेटअप के ऊपर लिखा गया था या फिर आप लोगों को बताया गया। So here starting with the first law of motion, that is called also known as law of inertia. और law of inertia. So सबसे पहले तो आपको inertia पता होना चाहिए क्या है, तभी आप इस लॉ को डिफाइन कर पाओगे। तो inertia क्या है, इट इज अ टेंडेंसी। ठीक है, बॉडी की टेंडेंसी है, एबिलिटी है, इट इज अ टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन द state of motion or in the state of rest। ठीक है, क्या है ये टेंडेंसी है बॉडी की जिसकी वजह से कोई बॉडी अगर जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में तो मोशन में रहेगी। ठीक है, इट इज एन टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट। इसमें वैसे हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, इतनी ही डेफिनेशन बहुत है इस चीज को, इनर्शिया यहीं से समझ आ रही है दैट इट इज एबिलिटी, है ना, किसी बॉडी की क्षमता कि वो अपनी स्टेट में रह सकती है। मतलब अगर जो मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, अगर जो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। देन इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्शिया डिपेंड्स ओनली अपॉन the mass of a body। कि जिस बॉडी की आप स्टडी कर रहे हो, जिस बॉडी की आप एबिलिटी देखना चाह रहे हो, आप उस बॉडी के मास को स्टडी कीजिए। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। यू कैन से दैट इनर्शिया रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय कैपिटल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ बॉडी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। से ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है ना, ट्रेन अगर जो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसे एक्सेलरेट करेंगे नहीं,
वैसे अगर जब मैच बॉक्स की बात करें उसका मास बहुत कम है, तो जैसे आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे अपने आप मूव करना शुरू कर देगी। तो इनर्शिया क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी इन अ स्टेट इन विच इट इज, ठीक है, जिस भी स्टेट में है वो उसी में रहेगी, उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या डेफिनेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की? According to Newton's first law, the body at rest will remain at rest, or body in motion will continue to be in motion until or unless any external force is applied over it। तो न्यूटन जी ने एक स्टेटमेंट दे दी कि कोई बॉडी है जो रेस्ट में है वो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी है वो मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक वो मोशन में रहेगी, कब तक वो रेस्ट में रहेगी? जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब तक आप बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक वो कॉन्टिन्यूसली अपनी स्टेट को मेंटेन करेगी, बेसिकली इनर्शिया में रहेगी। एंड इनर्शिया, दैट इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी टिपिकल डेफिनेशन ऑफ योर सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशंस बनती है। अच्छा, इसके बाद एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है जो कि आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में आप परफॉर्म भी करते हो। क्या करते हो आप लोग? एक ग्लास रखते हो, टम्बलर रखते हो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिए, एक कॉइन रख दीजिए एंड सडनली कार्डबोर्ड को हटा दीजिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कॉइन एकदम टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। हाउएवर कॉइन तो रेस्ट पे रहना चाहिए, बट वो रेस्ट पे ही है। अगर जे रेस्ट पे ना होता, कार्डबोर्ड के साथ मोशन में होता, तो कार्डबोर्ड के साथ आपके पास आ जाना चाहिए। बट क्योंकि कॉइन रेस्ट पे है तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पे रहना पसंद करेगा। जैसे आप लोग कार्डबोर्ड के मोशन में लाए, कॉइन को तो अभी भी लग रहा है रेस्ट पे है ना, तो कॉइन एकदम नीचे गिर जाएगा। सो बेसिकली दिस एक्टिविटी प्रूव्स द लॉ ऑफ, बेसिकली इनर्शिया को प्रूव करती है एक्टिविटी। अदर देन दैट, अगर हम इसकी कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस की बात करें इनर्शिया ऑफ, अब इनर्शिया के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन टाइप्स है इनर्शिया की जिसकी बेसिस पे आपको एप्लीकेशंस है। जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन अगर जब मैं बात करूं आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते चलिए। सो कार्स में सीट बेल्ट इंस्टॉल्ड होती है। कार में सीट बेल्ट का पर्पस होता है कि आप सीट बेल्ट लगाइए जिसकी वजह से आप क्या होगे, एक जगह फिक्स हो जाओगे, आपकी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। जब कार मूव कर रही है आपकी बॉडी रेस्ट पे है, सडनली जैसी ब्रेक लगती है आप एकदम आगे की साइड जाते हो। रीजन बीइंग, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है भाई रेस्ट पे हम लोग, कार मोशन में थी, बट कार जैसी एकदम रेस्ट पे आती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपकी बॉडी को लगता है हम अभी भी रेस्ट पे है और आप एकदम आगे चले जाते हो। ठीक है, और सीट बेल्ट का काम क्या होता है? आपको इंजरी से प्रिवेंट करना, सडन झटका ना लगे ताकि आप एकदम आगे की साइड ना जाओ, तो सीट बेल्ट उसका काम परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करती है वो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे। देन आपने देखा होगा जब भी कार टर्न लेती है या फिर आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे हो, है ना, बहुत हाई स्पीड पे, जैसे आप लोग टर्न लेते हो आपकी बाइक एकदम बेंड होती है ना, और आप भी थोड़ा सा झुक जाते हो, उस डायरेक्शन की तरफ झुक जाते हो जहां पे जैसे सपोज आपकी बाइक ऐसे टर्न ले रही है तो आप भी थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाओगे। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी उस डायरेक्शन में मेंटेन रखती है अपने आप को जिस डायरेक्शन में वो चीज मूव कर रही है। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो आता है कि अगर जो आप लोग एक कार, जो आपका कारपेट होता है, अगर जो आपने उसे साफ करना है तो क्या कीजिए, उसे टांग दीजिए एक जगह पे एंड देन उसे हिट कीजिए स्टिक के साथ। वाई? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो किस चीज में, रेस्ट में है। जैसे आप लोग हिट करते हो कारपेट को स्टिक के साथ, तो आपके डस्ट पार्टिकल्स को लगता है भाई अभी भी रेस्ट ही है हमारे लिए, तो बट कारपेट मोशन में आ जाता है। डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे है, कारपेट मोशन में, तो डस्ट पार्टिकल एकदम क्या होते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। दिस इज हाउ योर कारपेट गेट्स क्लीनर।
देन सेकंड इज, अगर जब आप किसी पेड़ को शेक करते हो तो उससे फ्रूट्स लीव्स वगैरह गिरते हैं। व्हाई? अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज जो फ्रूट्स है, लीव्स है, वो शांति से पड़े हुए है ना, उनके लिए रेस्ट पे है सब कुछ। पर जैसे आप उसको एकदम शेक करते हो, मोशन में सडनली लेके आते हो, उनके लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन्ड है अभी भी, है ना, वो अभी भी रेस्ट पे ही है। तो जैसे आप शेक करोगे उनको लगेगा हम रेस्ट पे ही है, पूरा पेड़ हिलेगा, बट वो नहीं हिलेगे। दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ विच सडन शेकिंग होगी और वो नीचे गिर जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसकी थ्योरी आपके पास आती है, व्हाई डू फ्रूट्स एंड लीव शेड ऑफ ऑन शेकिंग द ट्री। देन उसके बाद आपके पास आ सकता है लाइक क्या कहते हैं कि कार में हम सडनली आगे की तरफ क्यों गिरते जब ब्रेक मारी जाती है। देन टर्न लेते हुए हम लोग बेंड क्यों होते हैं, है ना। उसके बाद कारपेट में स्टिक मारने से साफ क्यों हो जाता है कारपेट। तो ये सारे टिपिकल क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशंस में देखे जाते हैं और आपको पढ़ने होंगे, तभी आप लोग उसमें स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकेंड लॉ आएगा लॉ ऑफ मोमेंटम, उसका थर्ड लॉ आएगा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। उसमें और भी एप्लीकेशंस है, हम वहां पे उन एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे एंड मजे से पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस पढ़ते ना, अगर जब आप लोग पढ़ना और देखना, जब आप उस चीज को देखोगे तो आपको इंटरेस्ट बनेगा उस चीज में। तो ट्राई करा करो कि अपने घर में छोटी छोटी एप्लीकेशंस करके देखो, जैसे कार्डबोर्ड है, कॉइन है, टम्बलर है, सबके घरों में होता है ना। टम्बलर मतलब गिलास यार, सिंपल गिलास। तो गिलास लीजिए, कार्डबोर्ड रखिए ऊपर, कॉइन रखिए और उसे एकदम पुल करिए, तो आपको दिखेगी ये चीज एप्लीकेशन। जब आप लोग एप्लीकेशन को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तब फिजिक्स इंटरेस्टिंग बनती है। अदरवाइज तो पढ़ना है ना, वो तो कर चुके, जिन्होंने लिख दिया इस चीज को वो कर चुके इस चीज को, दैट इज उन्होंने लिखा है। और वो क्यों लिखा, उन्होंने क्यों डिस्कवर की, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट था, वो लोग कल करके देखते थे उस चीज को, है ना। तो आप लोग भी करके देखिए, जितना आप लोग करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जितना आप प्रैक्टिकली करोगे उस चीज को, उतनी फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। ठीक है, तो ये थी आज के बारे में लेक्चर। आज इतना ही रखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने किया, देन हमने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा, एंड दिस इज वेयर आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में आपका चैप्टर खत्म कर देंगे, और अगेन इसका भी कोई सेपरेट पार्ट बनाया जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।